स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी लास्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन सेल में कैसे हम ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कंसंट्रेशन सेल को डिवाइड करके भी पढ़ा था, किस किस कौन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बेसिस पे। फिर हमने बाद में उसका डिफरेंस और फर्दर उसको कैटेगराइज करा था, द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं? विदाउट ट्रांसफरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। और आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद ट्रांसफरेंस का। देखो वहाँ पे ट्रांसफरेंस होने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकता है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ट्रेवल या ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो आज हम जो केस पढ़ने वाले हैं दैट इज़ थर्ड केस। अगर आपको याद हो, जब हमने डिवीजन करा था कंसंट्रेशन सेल का, तब हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल 3 टाइप के होते हैं। उसमें जो थर्ड टाइप था दैट इज टाइप सी, जिसमें हम बोल रहे थे कि सेल कैसे मिलती है, एक ऐसी सेल जो 2 केमिकल सेल को कंबाइन करके हमें मिले। तो उसको मैंने ज़्यादा एलेबरेट नहीं करा था। आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या मतलब क्या केमिकल रिएक्शन होती है उसकी। ठीक है, कैसे हम उसकी ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम कि ये कैसे मिलती है हमें, सेल ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 केमिकल सेल, यानी कि 2 केमिकल सेल के कॉम्बिनेशन से जो हमें सेल मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइप सी की इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हैं तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा, किसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में। ठीक है, आई होप इतना चीज़ तो सबको क्लियर है। फिर अब देखो होता क्या है, हम हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, हाफ सेल। देखो ओवरऑल अगर सेल को रिप्रेजेंट करूँ मैं, इस ओवरऑल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2। जहाँ पे गैस इन्वॉल्व होती है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्लैटिनम। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे, देन HCl कॉमा AgCl देन Ag। ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, या फिर ठीक है, अब देखो और इसकी बात करते हैं। देन इसकी जो ये होगी इसकी हाफ सेल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसकी रिडक्शन हाफ सेल कैसे लिखी जाएगी, सेम ऐसी लिखी जाएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल की। तो कंसंट्रेशन सेल में हमने कहा था कि हमारे जो एलिमेंट्स है और उनका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सेम होता है, बस कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, AgCl सॉलिड, देन यहाँ पे HCl, और देन यहाँ पे क्या आएगा, H2, और यहाँ पे प्लेटिनम। और देखो यहाँ पे HCl की एक्टिविटी लेके चल रही हूँ मैं A1, और यहाँ पे HCl की एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A2। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कितने पे बबल कराई जा रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये दोनों आपस में एक केमिकल का मतलब केमिकल सेल है। अब इन 2 केमिकल सेल को, सेम केमिकल सेल को क्या करता है, कंबाइन कर दिया ताकि हमें टाइप सी मिल सके। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये हाफ सेल हो जाएगी और ये हाफ सेल हो जाएगी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये वाली रिडक्शन हाफ सेल। अब देखो बात करते हैं 1 बाय 1 कि किस तरीके से हम इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हाफ सेल लेके चलते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये वाली जो हाफ सेल है इसकी बात करते हैं, सिर्फ HCl AgCl Ag। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है A1, ये क्या है सॉलिड, और ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, अब देखो इसके लिए एनोड की क्या रिएक्शन होगी, इसके लिए केमिकल सेल है यानी कि इसके अंदर एनोड, और खुद के अंदर भी इसके अंदर क्या होगा, एनोड और कैथोड होगी। ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो एनोड की क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो हमारी हाफ H2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl नेगेटिव के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, HCl
और क्या लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, और यहाँ पे क्या हो गई है, प्लस का 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है, पॉजिटिव में गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज करा है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ये बताओ, यहाँ पे HCl जो फॉर्म हुआ है, इसकी एक्टिविटी क्या है, A1। एक्टिविटी क्या है, A1। वहीं अब हम कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, AgCl। यहाँ पे Ag की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। ठीक है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Ag + Cl नेगेटिव। यहाँ क्या करा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, पॉजिटिव। यहाँ क्या है, न्यूट्रल। तो इस न्यूट्रल कैसे हुई होगी, ऑब्वियसली सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, AgCl में से जो Ag के सिल्वर है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ रही। अब देखो, मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं सिर्फ इस वाले हाफ सेल की या इस वाली केमिकल सेल की, तो ओवरऑल सेल क्या होगी, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंट रिएक्शन क्या होगा, ½ H2 कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, प्लस AgCl। अब AgCl किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, विल गिव Cl से Cl कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फिर ये क्या आएगा, HCl। और यहाँ पे HCl की एक्टिविटी क्या है, A1 + सिल्वर, और वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस इक्वेशन पे क्या अप्लाई करेंगे हम, नर्स्ड इक्वेशन। क्या अप्लाई करेंगे, नर्स्ड इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, तो लिखते हैं, बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इसको हम इसके फर्स्ट केमिकल सेल को हम नाम दे रहे हैं, इसके EMF को नाम दे रहे हैं E1। इसका स्टैंडर्ड EMF क्या होगा, E0 माइनस में RT/में NF नेचुरल लॉग। अब देखो, नेचुरल लॉग में पहले क्या आती है, प्रोडक्ट की एक्टिविटी। प्रोडक्ट में क्या है हमारा, A1 यानी कि HCl की एक्टिविटी। अब देखो, इसकी एक्टिविटी जो हमारी एक्टिविटी ऑफ Ag है, क्योंकि वो प्योर सॉलिड है, तो क्या होगी एक्टिविटी 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड बाय क्या है, हाइड्रोजन की एक्टिविटी। हाइड्रोजन गैस है एक तो, और कितने प्रेशर क्या है, 1 atm पे। तो हमने बोला था अगर गैस हो और कितने प्रेशर पे हो, 1 atm पे, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, 1 atm। तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, 1। ठीक है, और वहीं AgCl भी एक प्योर सॉलिड की फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो इसकी भी एक्टिविटी क्या होगी, 1। तो सबकी एक्टिविटी 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग एक्टिविटी ऑफ व्हाट, एक्टिविटी ऑफ HCl। इतनी चीज़ समझ आई, यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब n की वैल्यू क्या है, फटाफट से बताएं ज़रा मुझे, n की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, n = 1। हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, पुट कर देंगे। तो E1 क्या आ जाएगा मेरा, E1 विल इक्वल्स टू E0 माइनस RT/में F log A1। ठीक है, ये चीज़ आई। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देते हैं। कौन सी इक्वेशन बोल देते हैं, 1 इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से एक सिंपल सी चीज़ समझ आ गई। इसके लिए हमने क्या करा है, पहली वाली केमिकल सेल को लिया, केमिकल सेल की एनोड और कैथोड की रिएक्शन ली, फिर उसके लिए हमने नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करी, नर्स्ड इक्वेशन से हमने EMF की फर्स्ट केमिकल सेल की EMF की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, ऐसे हम बात करते हैं हम सेकेंड EMF के लिए। ठीक है, कि हम अब किसके निकालेंगे, सेकेंड सेल की EMF को निकालेंगे। तब उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आइए फटाफट से। जैसे अभी हमने लिखी है फर्स्ट सेल की, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड सेल के लिए लिखेंगे। और उसके लिए क्या है, AgCl डॉट HCl Ag। देखो H2PT 1 atm।
ठीक है, देखो चाहे इस फॉर्म में लिखियो या उस फॉर्म में, ठीक है, दोनों केमिकल सेल को जिस तरीके से लिखेंगे, देखो इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले कर रहे थे। एनोड हम हाइड्रोजन को ही लेंगे, कैथोड हम किसको लेंगे, क्योंकि केमिकल सेल चले भले ही डिफरेंट हो मगर रिएक्शन क्या हो रही होगी सेम, मतलब यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी, सेम वही रिएक्शन होगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। जो एनोड की रिएक्शन होगी वो क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बना लेगा, HCl, जिसकी एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिविटी क्या है इसकी, A2, ठीक है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, AgCl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, Ag प्लस Cl माइनस। फिर सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी कि हाफ H2 जब हमारा किसके साथ कंबाइन हो, AgCl के साथ, तो क्या फॉर्म करे, HCl और Ag, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2। सिमिलरली जैसे हम पीछे कर रहे थे, हमने नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा E2 क्या आ जाएगा, E2 विल इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन में F। अब N की वैल्यू हमें पता है 1 होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने N क्यों नहीं लिखा, बिकॉज N की वैल्यू क्या है 1। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर लॉग A2। इतनी चीज़ समझ रहे, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अगर दोनों सेल को हम कंबाइन करके लिखें तो दोनों सेल का जो ओवरऑल केमिकल सेल होगी वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी डिफरेंस ऑफ बोथ द सेल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल is obtained by the difference of both chemical सेल, ठीक है, दोनों केमिकल सेल से। दैट इज, क्या कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारा पहली वाली रिएक्शन थी H2 180 m पे, ठीक है, प्लस में क्या आ रहा था इस साइड में AgCl, ठीक है, मैं पहले वाली रिएक्शन की बात कर रही हूँ, इस वाली रिएक्शन की, यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन आ रही थी ये वाली, ठीक है, माइनस मैंने बोला क्या है, सब्सट्रैक्शन, सब मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस इस वाले से डिफरेंस, माइनस में हाफ ऑफ H2 जिसका भी क्या है प्रेशर 180 माइनस में AgCl इक्वल्स टू, अब देखो पहले हमने राइट हैंड साइड का डिफरेंस लिखा, अब हम क्या लिखेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस लिखा, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड का डिफरेंस। तो देखो यहाँ क्या बन रहा था, HCl बन रहा था जिसकी एक्टिविटी पहले क्या थी A1, प्लस में क्या बन रहा था Ag, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। फिर दूसरी साइड क्या बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में क्या बन रहा है A2 माइनस में Ag सॉलिड। इतनी चीज़ समझ आई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो हम पहले ही बोलते आए हैं कि केमिकल रिएक्शन, जो हमारी सेल है, केमिकल सेल में इलेक्ट्रोड और जो है वो क्या है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, AgCl और AgCl भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से Ag और Ag भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, HCl और HCl। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस में ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, दैट इज HCl A1 माइनस में HCl जिसकी कंसंट्रेशन क्या है A2 विल इक्वल्स टू 0, यही होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला कि HCl ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि HCl हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, A1 से, या तो कहाँ से जा रहा होगा A1 से A2 की तरफ, ठीक है, मगर क्या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, पहले हम बोल के चले कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो हमारा डिफरेंस आएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये पता चला हमें ओवरऑल रिएक्शन कैसे मिलेगी, डिफरेंस से दोनों केमिकल सेल के। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा EMF है दोनों सेल, जो EMF है सेल का, जो हमें दोनों सेल को कंबाइन करके जो EMF मिल रहा है वो कैसे आएगा, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ बोथ द EMF ऑफ व्हाट, EMF ऑफ केमिकल सेल। तो यानी कि जो हमारा EMF है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2,
यही बोला है मैंने अभी कि जो हमें ओवरऑल ईएमएफ मिलेगा सेल का वो कैसे मिलेगा, बाय द डिफरेंस ऑफ बोथ द केमिकल, बाय द डिफरेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ बोथ द केमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, E1 और E2 की, कहाँ से, इक्वेशन 1 और 2 से। तो यही लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। कहाँ पे रखनी है, 3 में। तो ज़रा बताइए ईएमएफ को मैं किसे रिप्रेजेंट कर दूँ, ई से। E1 की वैल्यू क्या थी हमारी, E0 माइनस RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ A1। ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, E0 माइनस में RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ A2। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है, E0 से क्या हो जाएगा, E0 कैंसिल। ठीक है, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये क्या आ जाएगा RTF लॉग ऑफ A2। फिर ये मैंने बाद में लिख दिया, सिर्फ रीअरेंज करा है, नथिंग बिग डील। ठीक है, तो घबराना मत कि क्या हुआ है, सिर्फ रीअरेंज करा है। RT को कॉमन ले लेंगे, RT अपॉन F को कॉमन लिया तो E क्या आ जाएगा हमारा, RT अपॉन में F, फिर क्या आएगा ln A2 माइनस में ln A1। और हमें पता है सिंस वी नो, अगर हमारी अगर ऐसे कोई टर्म होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड में होती है लॉग के साथ, तो कैसे लिखते हैं, ln A माइनस ln B। ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर तो हमें क्या पता चलेगा, ईएमएफ जो है सेल का वो किसके इक्वल है, RT अपॉन में F लॉग ऑफ A2 बाय A1। और सिंपल से वही बात है कि इफ़ अगर हमारा ईएमएफ सेल का किससे बड़ा है, 0 से, तो उसके लिए A2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, A1 से। इतनी चीज़ समझ आई, बिल्कुल कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ क्या निकाला है, दोनों सेल का हमने ईएमएफ निकाला, दोनों सेल का ईएमएफ निकाला, फिर हमने देखा जो ईएमएफ आएगा इन दोनों सेल को कंबाइन करके वो कैसे आ रहा है, बाय द डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ ऑफ बोथ द केमिकल सेल। उससे हमने क्या निकाला, ईएमएफ निकाला, सेम ईएमएफ आया RT अपॉन F ln A2 बाय A1। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी ईएमएफ के लिए पॉजिटिव आते हैं उस केस में क्या होगा, A2 की मतलब एक्टिविटी ऑफ सेकंड वाले केमिकल सेल जो है उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि HCl है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली केमिकल सेल की। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये चीज़ कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सोल्यूशन। देखो कहने की बात क्या है, ये क्या कह रहा है कि देखो 1 मोल ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन हैविंग एक्टिविटी A2 to A1। कहने का कह ये रहा है कि हमारा अगर हम 1 मोल अगर ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, रुक जाओ यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं इसको। देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो H पॉजिटिव है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, कितने मोल लेके चलें, अगर यहाँ से इसे देखें तो क्या है हमारा 1 H पॉजिटिव और 1 Cl नेगेटिव, तो 1 मोल HCl की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर हम 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A2 से A1 की तरफ जा रहा है। कहाँ से, A2 से A1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर से देखो यही लाइन लिखी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ क्या, 1 मोल किसके, H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन से। कौन से सॉल्यूशन से, जिसकी एक्टिविटी A2 है, क्योंकि देखो वही चीज़ हमें पता है कि अगर EMF पॉजिटिव है तो A2 एक्टिविटी ज़्यादा है यानी कि उसका EMF ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि EMF कहाँ से कहाँ जाता है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। तो देखो यही चीज़ बोली गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे जब 1, अब 1 मोल अगर हमारा क्या कहते हैं H पॉजिटिव आयन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कितने अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, 1। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी कितनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस होगी, 1 फेरेडे। तो वही लिखा हुआ है 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है NF। ठीक है, और हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते थे तो क्या होता था, NF E सेल। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं,
कि केमिकल एनर्जी को किस तरीके से पहले माना जाता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है, फिर बाद में फर्दर साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, फिर उसके बाद बोला था कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होती है। तो वो हम चीज़ें सारी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो इसी का ही यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। चलो बस नेक्स्ट में पढ़ते हैं इस वाली। देखो जैसे ही अभी हमने टाइप सी सेल को पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को, उसी का एक और एग्जांपल है कि हम क्या लेके चल रहे हैं। ये एक पूरी सेल है जो दो केमिकल सेल के कॉम्बिनेशन से बनी है। आप देख पा रहे होंगे एक केमिकल सेल ये रही यहाँ तक और एक केमिकल सेल ये रही यहाँ तक। इसके लिए भी जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। जब आप देखोगे बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे, यहाँ पे अगर जिंक है हमारा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ जाता है जिंक, +2 में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताएं ज़रा। यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। वहीं पे PbSO4 जो है, PbSO4 जो है वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना देगा वहीं पे Pb + SO4 2 नेगेटिव। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। और चाहो तो आप जिंक वाली फॉर्म को भी ऐसे लिख सकते हो कि जिंक + SO4 2 नेगेटिव जो थे वो क्या कर रहे थे, जिंक SO4 बना रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे। यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी ZnSO4 की क्या है, A1, ठीक है, और ये Pb है, सॉरी, ठीक है, A1 एक्टिविटी है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, E विल इक्वल्स टू क्या बनेगा, RT अपॉन में NF। जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू RT अपॉन में NF और log A2/A1, A2/A1 सेम वही चीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्टिविटी किसके इक्वल होती है हमारी, x की पावर x, y की पावर y, ठीक है, और हमारा मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर x + y। यहाँ पे फ्रॉम हेयर x और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे A1 क्या बन जाएगा, A1 1 की पावर 1 1 होता है, और 1 की यहाँ पे भी 1 की पावर 1 1 ही बन जाएगा। तो 1 × M1 गामा 1 की पावर 2, ठीक है। वहीं हम बात करें A2 की, तो A2 क्या आ जाएगा, 1 × M2 गामा 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, A1 और A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब A1 A2 की वैल्यू कहाँ डाल दें हम इस इक्वेशन में, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, तो ये मिल जाएगी E विल इक्वल्स टू RT अपॉन में NF ln M1 गामा 1 की पावर 2 M2 गामा 2 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से हमें पता चला है कि E, और हमें पता है n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं अगर n की वैल्यू लेट अस सपोज जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं तो 2 अपॉन में F ln। अब देखो हमें पता है पावर क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे गामा 2 पावर कॉमन में ले सकते हैं, और लॉग में अगर वैल्यू के अंदर पावर होती है, सिंस वी नो कि अगर हमारे कोई टर्म ऐसे है a की पावर n, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n पावर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी बाहर, तो 2RT अपॉन में NF ln M2 अपॉन M1 इंटू गामा 2 अपॉन में गामा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम जो प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, अब देखो अगर हमारा कोई टर्म लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में है तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ A प्लस में log ऑफ B। आई इतनी चीज समझ, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2RT अपॉन में NF log ऑफ M2 बाय M1 प्लस में log ऑफ गामा 2 बाय गामा
वन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन क्यों निकाली, इसका क्या रोल है, देखो इसका रोल होता है, ये इक्वेशन किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम किसी भी रिएक्शन के लिए हम क्या निकाल सकें, एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालने के लिए भी ये इक्वेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि हम क्या कर देते हैं, एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट से। ठीक है, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट से। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि यही लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सेल इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने में भी ये हेल्प करता है। और एक्टिविटी किसकी, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड फॉर दिस द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वन ऑफ, मतलब एक सेल में क्या करा जाता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी, बाकी की कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उसका ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही देखा हमने, ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आज जो देखा कि किस तरीके से हम ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए, कंसंट्रेशन टाइप सी सेल की हमने बात कर ली है कि किस तरीके से हमारा टाइप सी सेल में किस तरीके से हम ईएमएफ यूज़ कर सकते हैं। हमने दोनों एग्जांपल देखा था, हमने देखा था एक हाइड्रोजन और एजी सेल के इलेक्ट्रोड का, और हमने वहीं एक एग्जांपल देखा था जिंक और लेड सल्फेट का। ठीक है, तो वो एग्जांपल देख के हमने ई का फॉर्मूला देख ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ईएमएफ को हम किससे भी, वो एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास से करेंगे, तब तक के लिए पढ़िएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।